चुनाव हारने वाले हैं और ये उनकी बौखलाहट है। शर्म करो। आपके ही सांसद, आपके ही मंत्री घोटालों में संलिप्त हैं। प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि अब जाने का समय आ गया है। आम आदमी पार्टी की ये नीति है कि जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतना ही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला कर ईमानदारी की बात करेगा। मोदी जी निश्चित तौर पर चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आप मास्टरमाइंड हैं, आप इस्तीफा दीजिए। हंगामा। शर्म करो। पंच। अरविंद केजरीवाल, आप मास्टरमाइंड हैं। तलखी। प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि अब जाने का समय आ गया है। तेवर और तनातनी। और इसकी वजह है चुनावी मौसम में ईडी का एक्शन। ईडी की टीम सुबह सुबह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पहुंच गई और घर का कोना कोना खंगाल दिया। शाम होते होते संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं। इस एक्शन के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई। बीजेपी कार्यकर्ता तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट भी करा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी दिल्ली शराब घोटाले में हुई है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम दर्ज है। इसका आधार बना है सरकारी गवाह बने शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा का ईडी के सामने दिया गया बयान। शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा को साल भर पहले ही ईडी ने सरकारी गवाह बनाया है। अरोड़ा ने ही संजय सिंह की भूमिका को लेकर ईडी को पूरी डिटेल्स बताई। ये दिनेश अरोड़ा के बयान की वो कॉपी है जो आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी की वजह बना। दिनेश अरोड़ा ने शुरुआत में संजय सिंह से मुलाकात की। संजय सिंह के जरिए ही अरोड़ा को अपने रेस्टोरेंट अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई। संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट के मालिकों से बात की और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी फंड के लिए चेक के जरिए 82 लाख रुपए इकट्ठे किए। ये पैसे मनीष सिसोदिया को दिए गए थे। संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही। अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। दिल्ली की जनता जान चुकी है कि कोई सरगना है, किंगपिन है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं के इशारे पे ये शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। इस बयान के मुताबिक संजय सिंह पर ईडी के एक्शन के बाद सियासी तापमान चढ़ गया है, लेकिन ईडी को लेकर राजनीतिक बवाल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। ईडी ने गैर बीजेपी शासित राज्य पश्चिम बंगाल में भी खलबली मचाई है। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी और उनके पूरे परिवार को समन भेजकर अब सवाल खड़े कर दिए। ईडी पश्चिम बंगाल में एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए 6 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी, 7 अक्टूबर को मां लता बनर्जी, 9 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी और 11 अक्टूबर को उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को पेश होने को कहा गया है। ये लोग डरे हुए हैं तभी ये सब कर रहे हैं। अगर डरे हुए नहीं होगा, इनके डर बाहर आने लग गया है। इन सीने की बात करते हैं, ये इतने बड़े दल की होने की बात करते हैं, लेकिन इनका जो डर है वो धीरे धीरे अब बाहर आ रहा है। किसी के घर रेड की तो किसी को समन किया। मामले भले ही अलग अलग हैं, लेकिन चुनावी राज्यों में ईडी की छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल भी उठ चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि ईडी ने हफ्ते भर पहले ही 26 सितंबर 2023 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापे मारे। 14 सितंबर 2023 को तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से शराब घोटाले के कनेक्शन के सिलसिले में दिल्ली ऑफिस में पूछताछ की। 23 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल के 2 ओएसडी और एक सहायक के घर छापे मारे। जब इलेक्शन आएंगे तब तक ईडी सब जगह आएगी। पूरे देश के नेता तैयार है। अब ये वॉर चलेगा, इस वॉर के लिए हमेशा सबको तैयार रहना चाहिए। आखिर विपक्ष के नेता चुनावी मौसम में एजेंसियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बढ़ने की आशंका क्यों जता रहे हैं? क्या ईडी के छापों और ईडी के समन के पीछे कोई खास राजनीतिक मकसद है?
इसे समझने के लिए मोदी सरकार और उससे पहले की मनमोहन सरकार के दौर में ईडी राजनीतिक लोगों के खिलाफ कैसे एक्शन लेती रही है, जरा इसे समझिए। मनमोहन सरकार के समय कुल 26 नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच हुई, जबकि मोदी सरकार के समय में 2022 तक के डेटा के मुताबिक 121 नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच हुई। मनमोहन सरकार के समय जिन नेताओं की ईडी जांच हुई उनमें 26 में से 14 नेता विपक्ष के थे, जबकि मोदी सरकार में ईडी ने जिन 121 नेताओं को घेरा उनमें से 115 नेता विपक्ष के हैं। यानी मनमोहन सरकार के समय ईडी की जांच के लपेटे में 54% विपक्ष के नेता आए थे, जबकि मोदी सरकार के दौर में जिन नेताओं की जांच हुई उनमें 95% विपक्ष के नेता हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को लगता है कि वो चुनाव हार रहे हैं। भाजपा को ये लगता है कि इस तरह की छापेमारियों से दहशत पैदा करके वो चुनाव जीत जाएंगे। इतिहास ऐसा नहीं बताता, वो गलतफहमी में। तो आगे देखिए होता है क्या। ईडी की जांच से जुड़े मामले भले ही पहले से चल रहे हों, लेकिन चुनावी मौसम में ईडी के एक्टिव होने पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उसके एक्शन की चपेट में ज्यादातर विपक्षी दलों के नेता ही आ रहे हैं।